पावर बटन ऑन से लेके लॉगिन स्क्रीन तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। और दो पार्ट इसके होते हैं, एक कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। कोल्ड बूट मेरा तब एक्टिवेट होता है जबकि मैंने मशीन को पावर ऑफ किया हो। मैंने मशीन को पावर ऑफ किया और उसके बाद इसको दोबारा पावर ऑन किया तो कोल्ड बूट होगा। और अगर मैंने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से या रीस्टार्ट किया है मशीन को तो उस केस में मेरा वार्म बूट होगा। ठीक है, दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जब सबसे पहले हम मशीन को पावर ऑन करते हैं तो मशीन में एक वो रहती है पावर सप्लाई, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, एक सेकंड दो जरा। हेलो, हाँ जी सर। तो पहली डिस्क जो भी लिस्ट में डिवाइस नंबर 1 होगी, पहले उसको चेक करेगा कि ये बूटेबल है कि नहीं है। वो कैसे पता लगता है बताता हूँ अभी। तो हाँ, बेसिकली प्रोसेसर जो बायोस के अंदर कोड लिखा है वहां से रन कर रहा है और बायोस में ये कोड लिखा है कि ये सीमॉस में से जाके चेक करेगा कि सीमॉस रैम में जाके चेक करे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से सेटिंग लेगा। तो बेसिकली जो भी डिवाइस बूटेबल मिलेगी उससे बूट करना है शुरू कर देगा। अभी सर ये बूट डिवाइस होता क्या है सर, इसका क्या यूज होता है? ये बूट डिवाइस वही है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हैं। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हमें सिस्टम को स्टार्ट करना है। यस सर। स्टार्ट करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, ठीक है ना? यस। बूट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंडरी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी है, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है ना आपका। यस यस। मेन मेमोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी डिवाइसेस हैं आपकी। एक हार्ड डिस्क 1 हो गई, और सारी डिवाइसेस बूटेबल नहीं होती, सारी डिवाइसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता आपका, है ना? तो हमें बूट करना है, तो बूटेबल डिवाइस चाहिए। पता लगाना पड़ेगा कौन सी डिवाइस बूटेबल है। सर बेसिकली कि जनरली जैसे कि विंडोज में हम सी को मानते हैं बूटेबल डिवाइस, हाँ मतलब बूटेबल ड्राइव, तो हाँ, कहने का सेंस था। जनरली वो रहती है, लेकिन अगर मुझे यूएसबी से बूट करना है, मेरी सी कई बार बूटेबल नहीं होती है ना, तो फिर उस केस में मुझे यूएसबी से बूट करना पड़ेगा। यूएसबी से बूटेबल डिवाइस, या सीडी रोम से बूट करना है मुझे। मान लिया मेरा ब्रांड न्यू कंप्यूटर है, उसके अंदर विंडोज नहीं डली हुई, हार्ड डिस्क में विंडोज नहीं डली हुई, तो हार्ड डिस्क में विंडोज कैसे डलेगी? सिस्टम को तो बूट तो करना पड़ेगा ना। तो उसको बूट करने के लिए हम सीडी रोम से बूट करते हैं, बूटेबल सीडी रोम आती है, उसकी मदद से करते हैं बूट। यस सर। या फिर पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव से कर सकते हैं बिल्कुल। तो बूटेबल डिवाइस में भी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव। तो सेगमेंट the sequence in which BIOS start switching is bootable device can be established via a setup, and boot device contains boot sector। इसकी पहचान कैसे होती है? देखो, कोई भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसकी जो बेसिक ट्रांसफर यूनिट है वो सेक्टर है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क मेरी हेड्स, सिलेंडर और सेक्टर, 3 चीजों में डिवाइड होती है। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये प्लास्टिक प्लेटर्स हैं, मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल से कोटेड है। ये मेरे रीड राइट हेड है, ठीक है। और ये प्लेटर्स में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। ये आप इस तरह से कह सकते हो, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, कितने भी हो सकते हैं सिलेंडर। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं।
और ये फिर डिवाइडेड है इसमें सेक्टर्स में, राइट। तो बेसिक ट्रांसफर यूनिट जो है वो ये है, ये सेक्टर, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, सेक्टर भी बोलते हैं। तो एक बूटेबल डिवाइस के अंदर बूट सेक्टर होना जरूरी है, और किसी भी सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 3 चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा हेड, मान लिया मेरा ये वाला हेड है, इस वाले हेड के अंदर एक सिलेंडर ये बनेगा, एक सिलेंडर ये बनेगा, एक सिलेंडर ये बनेगा। दूसरा चीज मुझे सिलेंडर नंबर पता होना चाहिए, मान लिया मैं इस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, इस सिलेंडर की, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सेक्टर, ये सेक्टर, तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो किसी भी सेक्टर को, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 3 चीज पता होना चाहिए, हेड, सिलेंडर एंड सेक्टर, राइट। ये तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बता दिया। बट बूटेबल डिवाइस को पहचानने के लिए मेरा जो पहला सेक्टर है, यानी कि पहले हेड का, मतलब सिलेंडर 0 ऑफ हेड 0 एंड सेक्टर 1, वो बूट सेक्टर होना चाहिए, तब मेरी डिवाइस बूटेबल बनेगी। मतलब सिलेंडर 0, हेड 0 एंड सेक्टर 1, then I will say that this device is bootable device। और बायोस कैसे पहचानता है कि ये मेरा बूट सेक्टर है? बूट सिग्नेचर से। जनरली जो सेक्टर का साइज है वो 512 बाइट्स होता है, राइट। तो जो बूट सेक्टर है उसकी 511 और 512 बाइट, 511 बाइट पे 0x55 रहता है और 512 बाइट पे 0xAA रहता है। ये है बूट सिग्नेचर, समझ रहे हो। जब भी किसी डिवाइस को बूटेबल बनाना होगा तो उसके सिलेंडर 0, हेड 0, सेक्टर 1 पे 511 और 512 बाइट पे मुझे 0x55 0xAA कम लिखना पड़ेगा, तभी ये डिवाइस बूटेबल बनेगी, राइट। इज इट क्लियर हाउ BIOS आइडेंटिफाइज? यस सर। और इसको हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर ये डिवाइस बूटेबल है तो ये बोलते हैं इसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड, इस पूरे सेक्टर को। ये डिस्क सिग्नेचर है, बूट सिग्नेचर या डिस्क सिग्नेचर, बूट सिग्नेचर, और ये मास्टर बूट रिकॉर्ड है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, ये इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं हम। 0x55 0xAA को हम बोलते हैं मैजिक नंबर। सर बेसिकली ये सिग्नेचर, बूट सिग्नेचर क्या है? ये बायोस को ये बताने के लिए, बायोस को मैंने कहा ना, बायोस बूटेबल डिवाइस ढूंढता है, तो कैसे ढूंढेगा, उसे कैसे पता लगेगा कि ये डिवाइस बूटेबल है कि नहीं है। मान लिया हमने ये कहा कि भैया, तो ये एड्रेस है? नहीं एड्रेस नहीं है, एक स्टैंप लगा दी जिस समय हमने डिवाइस को बूटेबल बनाया, ताकि स्टैंप को देखते ही पता लग जाए कि भैया टेस्टेड होके बूटेबल डिवाइस है। ठप्पा लगा दिया एक, बस, कुछ एड्रेस नहीं है। ओके। आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है बस, राइट। तो ये है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड की एनाटॉमी क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो बायोस है, वो क्या करेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड को रैम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाके स्टोर कर लेगा, राइट। और वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, 0x000 और 0x7C00। जो x86 आर्किटेक्चर है उसके अंदर हम मेमोरी सेगमेंट रहता है, सेगमेंट एंड ऑफसेट, है ना। मेमोरी एड्रेसिंग हमारी इसी तरीके से होती है। तो ये 0 सेगमेंट है और उस सेगमेंट के अंदर ये मेरा ऑफसेट है। इस लोकेशन पे मैंने जो मास्टर बूट रिकॉर्ड में जो स्टोर था वो मैंने इस मेमोरी में ले आया, राइट। अब मेमोरी में आ गया तो अब सीपीयू इसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है ना भाई, यस और नो? यस सर। अब तो बेसिकली
यहाँ पे ये सिग्नेचर से पता चलता है कि यहाँ से हमारा ओएस स्टार्ट हो रहा है। सिग्नेचर से ये पता लगता है कि ये डिवाइस जो है, इस डिवाइस के अंदर ओएस है, ठीक है सर। बूटेबल डिवाइस है। अब यहाँ से और उसका क्या करना है, वो फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड को मेमोरी में ले आए। मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर बाकी इंफॉर्मेशन होगी। सिग्नेचर से तो सिर्फ ये पता लगता है कि भैया ये ठीक है डिवाइस, इसमें ओएस होगा, तो इसका मास्टर बूट रिकॉर्ड मेमोरी में ले आओ। अगर ये सिग्नेचर नहीं मिलेंगे तो वो कह देगा भैया बूटेबल डिवाइस ये नहीं है, फिर अगली डिवाइस को देखेगा। अगली भी बूटेबल नहीं मिली तो फिर उससे अगली को देखेगा, और कोई भी नहीं मिली तो कह देगा नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। जहां पे उसको बूटेबल मिल गई पहली डिवाइस, सीक्वेंस के हिसाब से उसके मास्टर बूट रिकॉर्ड को उठा के मेमोरी में ले आएगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, मतलब रैम में ले आएगा, रैम में ले आएगा ऑब्वियसली। सब बट अगर डुअल बूट करना होता है तब तो अगर हम ऐसे सेट करके रखते हैं कि एचडीडी में पहला मिले। डुअल बूट का भी जिक्र करता हूँ, उसमें लोडर का काम आता है। ग्रब का जिक्र करेंगे, है ना, बूट अच्छा, ठीक है। लोडर्स का जिक्र करेंगे तब उससे पता लगेगा। अभी ये मान के चलो कि उसका भी जिक्र करते हैं। ठीक तो है। अभी हम एमबीआर की बात करते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड 512 बाइट्स का है, उसकी एनाटॉमी क्या है। इसके अंदर ये तो कोड है भैया 440 बाइट्स का, ये बूट स्ट्रैप कोड है जिसका काम बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लेके आने का काम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1 बूट लोडर। ठीक है, अच्छा, ये डिस्क सिग्नेचर है 4 बाइट्स, ये मैन्युफैक्चरर डालता है कि बिट डिस्क का आइडेंटिफाई कर सके हम स्पेसिफिकली। ये 2 बाइट खाली हैं, ये मेरा मैजिक नंबर या बूट सिग्नेचर है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो है पार्टीशन टेबल। राइट, बेसिकली हार्ड डिस्क एक लॉजिकल एंटिटी है। आप कह रहे हो कि मेरी हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की है, बट यू हैव सी 500 MB, डी एक ही हार्ड डिस्क है आपके पास, लेकिन आपने लॉजिकल ये 300 MB एंड ई ऑफ 200 MB, है ना। तो 3 लॉजिकल पार्टीशन आपने बना दिए। और लॉजिकल पार्टीशन हम कैसे बनाते हैं, हम सिलेंडर्स डिसाइड कर लेते हैं। मान लिया मेरी हार्ड डिस्क में टोटल 5000 सिलेंडर हैं, है ना, 5000 सिलेंडर्स हैं। तो मैं कह देता हूं भैया 0 से लेके 2500 तक 2499 तक सिलेंडर मेरे पार्टीशन 1 बन जाएगा। 2500 से लेके और 3599 तक मेरा पार्टीशन 2 बन जाएगा, और 3600 से लेके 4999 तक मेरा पार्टीशन 3 बन जाएगा। तो ये 3 लॉजिकल पार्टीशन हो गए भाई। इज इट क्लियर? यस सर। कई बार क्या होता है कि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं, 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट की दूसरी हार्ड डिस्क है, तो मिला के मैं एक लॉजिकल पार्टीशन 2 टेराबाइट का भी बना सकता हूं, बड़ा। बट दैट इज रेयरली यूज्ड। तो अभी हम ये बात करते हैं सॉरी, कि पार्टीशन टेबल, मेरा मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है पार्टीशन टेबल एक मेंटेन करके चलता है, जिसमें हर ये पार्टीशन टेबल क्या इंफॉर्मेशन रखती है। एक बाइट मेरी ये बताती है कि बूट इंडिकेटर, अगर ये 80H है, जीरो, मेरी पार्टीशन टेबल का जो 0 बाइट है वो 80H है, तो इसका मतलब ये बूट इंडिकेटर, ये डिवाइस बूट, ये पार्टीशन जो है मेरा बूटेबल है, बूट पार्टीशन है ना। अच्छा, फिर 1 से लेके 3 बाइट्स की ये है, ये बताती है स्टार्टिंग CHS वैल्यू, सिलेंडर, हेड एंड सेक्टर, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है इस पार्टीशन का, दिस इज द स्टार्टिंग। ठीक है, ये जो बाइट नंबर 4 है ये बताती है पार्टीशन टाइप। पार्टीशन टाइप कई तरह के पार्टीशन होते हैं, FAT16, FAT32, NTFS, और उसके अलावा लाइनेक्स के होते हैं EXE2,
ext3, ext4, xfs. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स, फाइल पार्टीशन टाइप। तो ये किस तरह का पार्टीशन है वो ये बताएगा, ठीक है, फोर्थ बाइट। फिर बाइट नंबर 5 से लेके 7 तक जो है ये मुझे बताएगा एंडिंग, कहां पे एंड हो रहा है, एंड सिलेंडर, हेड एंड सेक्टर, राइट। तो ये एंड बताएगा, ओके। उसके बाद ये बताता है LBA। एक्चुअली किसी भी सेक्टर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे सिलेंडर नंबर, हेड नंबर और सेक्टर नंबर पता लग गया। दूसरा होता है लीनियर ब्लॉक एड्रेस, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस। तो उसमें हम ये कहते हैं कि भैया 0 से लेके 5000 तक, ये सॉरी 499 तक मेरे पास 5000 सेक्टर्स हैं, these many sectors, ठीक है। तो हर सेक्टर का एक एड्रेस होगा। मान लिया मैंने कहा 4396। अब इसमें सिलेंडर नंबर क्या होगा, हेड नंबर क्या होगा, सेक्टर नंबर क्या होगा, ये यूजर नहीं बताता, ये फिर हमें मैप करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो दो एड्रेसिंग स्कीम हो गई। एक में तो हमने बताया भैया ये सेक्टर है, इस सेक्टर का कौन सा सिलेंडर, कौन सा हेड, कौन सा सेक्टर। दूसरा तरीका बताया 0 से लेके x के बीच में ये नंबर है इसका, और सिलेंडर हेड सेक्टर से कोई मतलब नहीं। तो हम दोनों तरह से एड्रेस स्टोर करते हैं। स्टार्टिंग सेक्टर हम यहाँ लॉजिकल एड्रेस, ब्लॉक एड्रेस की फॉर्म में भी देते हैं। और फिर ये 4 बाइट पार्टीशन साइज, कितने सेक्टर इस पूरे मेरे पार्टीशन के अंदर हैं। तो ये 16 बाइट की एक एंट्री होती है। और चूंकि यहाँ पे 64 बाइट हमने स्टोर किया हुआ है, तो एक डिस्क, एक पार्टीशन टेबल के अंदर 4 पार्टीशंस ही आ सकते हैं, ठीक है। 4 पार्टीशन से ज्यादा अगर आपको बनाने हैं तो फिर उसके लिए आपको स्पेशल जुगत भिड़ानी होगी, उसका जिक्र भी मैं छोड़ देता हूं। बट एनाटॉमी MBR की क्लियर हो गई आपको, और पार्टीशन टेबल की एंट्रीज अलग अलग। यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहले हम ना लाइनेक्स की बूटिंग की बात करेंगे, उसके बाद फिर विंडोज पे जाएंगे। तो आप देखो, अब थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें 440 बाइट का कोड है, ये बूट स्ट्रैप कोड है। तो MBR के अंदर स्टेज 1 बूट लोडर है। बूट लोडर क्या है? बूट लोडर का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, ठीक है। और बहुत कई तरह के बूट लोडर होते हैं, जिनमें कि एक ग्रब है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइनेक्स के लिए ये है, ठीक है। बूट MGR आजकल यूज हो रहा है विंडोज के लिए, पहले NTLDR था, XP तक ये था, उसके बाद विंडोज 10 के बाद के पास ये आ गया, विंडोज 7, 8, 10 के बूट मैनेजर आ गया, ठीक है। तो एक है लीलो लोडर है। तो हम पहले बात करेंगे ग्रब की। ग्रब एक बड़ा पावरफुल लोडर है, बूट लोडर, और ये लाइनेक्स में 99% बूट लोडर ग्रब ही यूज होता है। और ये आपका मल्टी बूट सिस्टम को भी हम इससे बना सकते हैं। वी कैन दिस हैव मल्टी बूट फैसिलिटी। मेन्यू आपका एक आ जाएगा, बूट मेन्यू, और वो हम कहाँ रखते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको अभी। बट अभी आप ये मान के चलो कि ये 3 स्टेज में काम करता है, स्टेज 1, स्टेज 1.5 एंड स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 मेरी MBR में थी। उसके बाद जो स्टेज 1.5 है, स्टेज 1.5 MBR से जस्ट अगली जो 30 किलोबाइट्स हैं, वो मेरी लाइनेक्स पार्टीशन के अंदर
वो मेरी स्टेज 1.5 है। ठीक है, इस स्टेज 1.5 का जो काम है, ये एक्चुअली ग्रब इज ए फाइल सिस्टम अवेयर लोडर, इसको फाइल सिस्टम पता है। तो ये क्या करेगा, स्टेज 2 का जो लोडर है, स्टेज 1.5 का लोडर है, स्टेज 2 का लोडर मेरा एक डायरेक्टरी है /boot/grub, यहाँ पे मेरी स्टेज 2 लोडेड है। तो स्टेज 1.5 का काम सिर्फ इतना है, इस डायरेक्टरी से उठा के स्टेज 2 को मेमोरी में लोड करना। ठीक है, इज इट क्लियर? स्टेज 1.5 वाला बता दीजिए। हाँ, देखो स्टेज 1 मेरा कहाँ था, स्टेज 1 था मेरा MBR में, और स्टेज 1.5 जो है वो उसके जस्ट बाद MBR के जो अगली 30 किलोबाइट्स हैं वो मेरी यहाँ पे है। स्टेज 1 में तो 440 बाइट्स थी, उसमें क्या होना जाना था, उसका काम तो सिर्फ इतना है कि स्टेज 1.5 के बूट लोडर को एक्टिवेट कर दे बस, है ना, और उसको मेमोरी में ले आए। उसको मेमोरी में जब ले आए फर्स्ट 30 किलोबाइट्स को, अब इसका काम यह है कि /boot/grub, इसके अंदर क्या है कि मेरी ग्रब की स्टेज 2 है, और इसके साथ जो आप कह रहे थे मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, NT-LDR अगर मुझे एंटी करना है, या दूसरे जो मेरे बूट लोडर हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूट लोडर्स हैं, वो भी यहाँ पे इसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं। और इसमें एक फाइल होती है grub.cfg, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसमें कि बूट मेन्यू रहता है आपका, पहले नंबर पे मेन्यू कौन सा रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, डिफॉल्ट कौन सा है ना। वो आप एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हो, आपने देख किया भी होगा, एरो की से आप सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ बूट मेन्यू। और इसमें आपका टाइम लिमिट भी रहता है कि भाई अगर आपने इतने टाइम तक आपने डिस्प्ले आपने अगर चॉइस नहीं दी, तो इसका मतलब यह है कि वो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देगा। तो ये टाइम लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो, जनरली 5 सेकंड्स रहती है, इसको अगर आप 25 सेकंड करना चाहो तो 25 सेकंड कर सकते हो grub.cfg में जाके। दिस फाइल इज एन इंपॉर्टेंट फाइल, और इस मेन्यू में भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी को ऐड करना है, मल्टीबूट बनाना है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, राइट। जो मल्टीबूट की बात कर रहे थे उनका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेलेक्ट कर लिया। मेन्यू भाई मेन्यू चल गया, मेन्यू की हेल्प मदद से grub.cfg में जिस तरीके से था उस हिसाब से सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ग्रब बहुत पावरफुल है, इसका अपना एक प्रॉम्प्ट भी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसको मेन्यू की जगह सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट से भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हो। मान लिया मुझे लाइनेक्स का कर्नल 2.6.1.4.2 मुझे पता है कि मेरी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं ग्रब पे कर्नल/bz ये कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, और उसके बाद init-rd, ये दो कमांड अगर मैं ग्रब के कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर दूं तो सीधे सीधे मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। अगर मैं मेन्यू से नहीं जाता तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। ग्रब अपने आप में एक छोटा सा ओएस है, लिटिल ओएस, इसका अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट है, और इस कमांड प्रॉम्प्ट से आप फिर और भी चीजें कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे कमांड हैं, बट अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में। बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर आप मैनुअली ये कमांड दोनों टाइप कर देते हो तो यू आर एबल टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअली थ्रू द कमांड्स, राइट। यहां तक का क्लियर हो गया? उसके बाद आपने कमांड चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से लोड किया, या फिर कर्नल आपने या तो कमांड से लोड किया
या फिर मेन्यू से सेलेक्ट करके लोड किया। कर्नल मेमोरी में जब आ गया तो अब ये कंट्रोल ले लेता है, ये इनिशियलाइज करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा कंप्यूटर मेमोरी को और वेरियस हार्डवेयर को जो कि सिस्टम को के साथ अटैच्ड है। उसके बाद ये एक इनिट आरडी इमेज को चेक करता है। इट चेक्स ए init rd। init rd इमेज है, ये एक प्रीडिफाइंड लोकेशन पे होगी। init rd इमेज एट ए प्रीडिफाइंड लोकेशन, यहां से लेके आएगा इसको प्रीडिफाइंड लोकेशन से और इसको माउंट करेगा और लोड करेगा, और जितने बाकी नेसेसरी ड्राइवर्स हैं उनको भी लोड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? init rd run disk contains modules required for mounting the root partition। आपने सुना होगा लाइनक्स में एक रूट पार्टीशन होता है, बहुत सारे पार्टीशन हम इसमें कर सकते हैं लेकिन एक रूट पार्टीशन जरूर होगा। देयर विल बी वन रूट पार्टीशन at least. There can be multiple data partitions. तो सबसे पहले, और माउंटिंग क्या होती है? एक हर पार्टीशन का एक माउंट पॉइंट होता है। डायरेक्टरी हायरार्की में हमें कहाँ उस पार्टीशन को मेंटेन करना है। तो डायरेक्टरी हायरार्की में रूट सबसे टॉप पे होती है, ये रूट, तो यहीं पे मेरा रूट पार्टीशन माउंट हो जाता है और ये काम करता है init rd। उसके बाद ये क्या करता है? the init rd resides on the same partition on which kernel image is present। ये यहीं कर्नल के आसपास ही रहता है। तो उसके बाद ये क्या करेगा? नेक्स्ट इट इनिशियलाइज वर्चुअल डिवाइसेस रिलेटेड टू फाइल सिस्टम। अब उसके बाद ये फाइल सिस्टम को जो मेरा वर्चुअल फाइल सिस्टम है और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिवाइसेस हैं उनको इनिशियलाइज करेगा, माउंट करेगा और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा, इनिशियलाइज एंड माउंट। लेकिन उससे पहले एक काम और है जिससे पहले ही कंट्रोल यूजर के पास आए और आप अपना काम शुरू कर सकें। एक छोटी सी चीज और बची है जिसका जिक्र अगले पेज पे है, वो मैं बताता हूँ क्या है। The kernel then creates a root device, mount the root partition and freeze unused memory। ये सब init rd की मदद से कर्नल करता है। उसके बाद पहला एक प्रोग्राम चलता है जो सिस्टम प्रोग्राम है, जो सबसे पहले चलेगा कोई भी सिस्टम प्रोग्राम, वो init है और ये कभी बंद नहीं होगा जब तक आप सिस्टम को बंद नहीं करेंगे। इसका काम एनवायरनमेंट सेट करना है। ये जितने भी प्रोसेसेस आगे जाके चलने हैं उन सबका पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बनेगा, पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट ऑफ लाइनक्स का आइडिया है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? सर तो इसमें ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलती है। हर प्रोसेस का एक पीआईडी होता है और उसका पीपीआईडी होता है। ठीक है, बस ये इनिट है, ये इनिट है जिसका कोई पेरेंट नहीं है और ये सबका पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट है। जब भी सबसे पहला प्रोसेस जो यूजर एनवायरनमेंट में चलेगा वो इनिट चलेगा। इट बिकम्स अ पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल यूजर प्रोसेसेस और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि सिस्टम में कुछ ऐसी कमांड, हम जब भी सिस्टम मेरा स्टार्ट हो तो कुछ कमांड्स मैं चलाना चाहता हूं, तो वो कमांड में sysinit एक स्क्रिप्ट है, शेल स्क्रिप्ट, उसके अंदर हम डाल देते हैं। और ये शेल स्क्रिप्ट कहाँ रहती है? ये /etc/rc.d डायरेक्टरी है, उसके अंदर sysinit करके शेल स्क्रिप्ट है। उस शेल स्क्रिप्ट के अंदर वो सारे कमांड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि जब मेरा सिस्टम स्टार्ट हो तो वो एग्जीक्यूट हो। सर ये इनिट रन करेगी इसे?
हाँ, और इसके अंदर क्या होगा, एनवायरमेंटल पाथ होगा, कौन कौन मेरे स्वैप पार्टीशन को स्टार्ट करेगा, फाइल सिस्टम को चेक करेगा और हार्डवेयर क्लॉक्स वगैरह को इनिशियलाइज करेगा, है ना। क्योंकि एनवायरमेंट पाथ भी सेट करना बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इनिट जो है एक और स्क्रिप्ट रन करता है जिसका है इनिट टैब। ये है /etc/init टैब। ये डिसाइड करता है कि रन लेवल, लाइनक्स का रन लेवल किस रन लेवल पे ये एग्जीक्यूट होगा। 6 रन लेवल है 0 से लेके 5 तक। तो उनमें से कौन सा रन लेवल मेरा चलेगा वो मेरा यहाँ पे स्टोर रहता है, यहीं से उठाता है वो, यहाँ से रन लेवल डिसाइड होगा कि मेरा रन लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है रन लेवल्स की, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है रन लेवल्स। ये देखो, अब सिस्टम हॉल्ट, अगर मैं रन लेवल 0 दे दूं यहाँ पे इनिट टैब में तो सिस्टम मेरा हॉल्ट हो जाएगा, बिना चलेगी। अगर रन लेवल 1 देता हूं तो ये सिंगल यूजर मोड में चलेगा। लाइनक्स बेसिकली इज ए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अगर मुझे इसको सिंगल यूजर मोड में चलाना है तो मुझे यहाँ पे रन लेवल 1 देना पड़ेगा इनिट टैब में। मल्टी यूजर मोड विद नो नेटवर्क फाइल सिस्टम, अगर मैं 2 देता हूं तो बिना नेटवर्क फाइल सिस्टम के चलेगा। अगर मैं 3 देता हूं तो मल्टी यूजर मोड अंडर कमांड लाइन इंटरफेस। दो चीजें हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस, यूनिक्स जब पहले डिजाइन हुआ था तो सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस के लिए डिजाइन हुआ था, राइट, और बाद में GUI इसमें बाद में ऐड हुआ। तो अगर मैं सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस पे रन करना चाहता हूं मल्टी यूजर मोड में तो मुझे रन लेवल 3 देना पड़ेगा। यूजर 4 अभी खाली छूटा हुआ है, यूजर डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से। 5 में मल्टी यूजर मोड अंडर GUI। ओके, तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा या तो 5 यूज करते हैं, या अगर कमांड लाइन में किसी को करना है, नहीं जा चाहिए GUI, तो वो 3 यूज करेगा, और अगर सिंगल यूजर मोड में करना है तो 1 करेगा। बाकी जितने मेरे हैं, अच्छा नेटवर्किंग नहीं चाहिए तो 2 करेगा, बट 0 और 6 कभी यूज नहीं करेगा। तो 7 हो गए बेसिकली, 0 से लेके 6 तक। 0 हॉल्ट है, 6 रिबूट है, तो दोनों ये करेंगे तो सिस्टम मेरा चल ही नहीं पाएगा। बट ये है, अगर किसी को परेशान करना है तो इनिट टैब में ये कर दो, बार बार सिस्टम आपका रिबूट होता रहेगा। ठीक है, रन लेवल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। init कमांड स्टार्ट्स ऑल बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं जो मैं चलाना चाहता हूं, डेमोस बोलते हैं उनको, है ना। जो सर्विसेज है ना वो एक बार स्टार्ट होके बैकग्राउंड में चली जाती है, जब उनकी जरूरत होती है तब वो आ जाते हैं निकल के, तो इनिट उनको स्टार्ट करता है। सोर्स फंक्शन लाइब्रेरी को सेट करेगा, स्पेल्स आउट हाउ टू स्टार्ट और किल ए प्रोग्राम एंड हाउ टू डिटरमिन द PID ऑफ ए प्रोग्राम, ये सारी चीजें बताएगा। उसके बाद बस मेरा यूजर प्रोसेस काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब हम, ये मेरा बूटिंग प्रोसेस था लाइनक्स का। ठीक है, अब हम बात कर लें XP की, विंडोज XP बूट। लाइनक्स बूट प्रोसेस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चूंकि Linux is more important as far as AWS is concerned because 75% सर्वर्स आपके Linux पे चलते हैं। यस सर। सर मैंने एक सर्वर देखा था, उसमें हाँ। मैंने प्रोसेस देखी तो फर्स्ट जो थी वो इनिट नहीं थी, PID वो कुछ इनिट और मतलब नाम था। PID1 पे इनिट नहीं था। नहीं सर। भाई वो कुछ देख के पता लगेगा, मैंने नहीं देखा अभी कुछ ऐसा। sys MTRS MG कुछ ऐसे कुछ करके था, याद नहीं। एक सर्विस होती है SysMCL करके, तो या तो वो हो, हाँ सर यही थी। तो चेक करना पड़ेगा किस वजह से थी वो। जनरली तो इनिट ही रहता है। तो अच्छा, अगर मैं विंडोज XP की बात करूं, विंडोज XP का जो बूट लोडर है वो NTLDR है।
दो तरीके हैं, या तो आपके MBR में, आपकी अगर सिर्फ विंडोज की है तो आपके MBR में NTLDR होना चाहिए, है ना। या आपका अगर मल्टी बूट OS है और आप ग्रब से कर रहे हैं तो आपका जो वो ग्रब वाली etc/grub में आपका NTLDR भी होना चाहिए। और मेन्यू में grub.cfg का जो मेन्यू है उसमें आपके इसमें विंडोज NT होना चाहिए या XP होना चाहिए। आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल NTLDR पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे मान लिया यहाँ पे लिखा है विंडोज XP, आपने यहाँ पे एंटर किया, अभी तक ग्रब का कंट्रोल था, उसके बाद कंट्रोल सीधा NTLDR पे चला जाएगा, क्योंकि अब इसको पता लग गया भैया तुम्हारा काम खत्म, विंडोज लोड करना है, तो विंडोज लोड करने का काम है NT लोडर का। ठीक है, एनी डाउट? चलिए, तो NTLDR क्या करेगा? NTLDR allows memory addressing, initiate file system, boot.ini फाइल एक होती है, जैसे grub.cfg थी ना, इसमें boot.ini होती है। विंडोज भी तो कई तरह की हो सकती है ना, आपके सिस्टम में कई तरह की विंडोज हो, विंडोज XP भी है, विंडोज 7 भी, मतलब विंडोज NT है, या विंडोज के कई वर्जन है विंडोज XP के, सेफ मोड, तो वो आप boot.ini से बूट मेन्यू का काम करता है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, मल्टी-ओएस बूटिंग के लिए bootsec.dos और antibootdd.sys SKI एडाप्टर्स के लिए, दो फाइल्स उसके लिए जरूरत पड़ती है। बट जो बूट मेन्यू से जब हमने XP सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद NTLDR 3 फाइल इंपॉर्टेंट है, antidetect.com, bootsec.dos और boot.ini। इससे प्रॉपरली बूट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो पूरे जिसको हम कह सकते हैं कि विंडोज XP है, यही विंडोज XP है, वो मेरी दो फाइल्स हैं, एक NTOS kernel.exe और एक HAL.dll। ये विंडोज XP का कर्नल है और ये है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लिए डायनेमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवली दीज टू फाइल्स टुगेदर मेक्स द विंडोज XP। तो NTLDR रीड्स रजिस्ट्री, उसके बाद NTLDR रजिस्ट्री रीड करता है, हार्डवेयर प्रोफाइल रीड करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को ऑथराइज करता है, यहाँ पे कंट्रोल NTOS kernel.exe के पास चला जाता है, और जिसका काम यह है कि winlogon.exe और lsas.exe ये दो फाइल एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि मेरी लॉग ऑन स्क्रीन आ जाती है। लॉग ऑन स्क्रीन आने के बाद फिर मेरा बूटिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं बूट लोडर्स का। इसमें देखिए कुछ बचा है क्या? नहीं, हो गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बूट लोडर्स कई तरह के होते हैं। कुछ तो स्पेशलाइज्ड बूट लोडर्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक स्टोरेज मीडियम के लिए चलते हैं। CD-ROMs के लिए एक अलग तरह का बूट लोडर हो सकता है ना। कुछ जनरल लोडर्स होते हैं जो किसी दूसरे OS के अंडर में रन करते हैं, जैसे लोडलिन है। कुछ मेरे ऐसे लोडर होते हैं जो कि फाइल सिस्टम अवेयर होते हैं और जो कि काफी पावरफुल होते हैं। ग्रब ऐसा है, ये अपने आप में एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कई सारे फाइल सिस्टम से अवेयर है अपने पास, और ये फर्मवेयर का भी यूज कर सकता है। लीलो जैसा एक लोडर है जो कि फाइल सिस्टम अनअवेयर है। अब हम 3 लोडर्स की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वे 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लोड करने में हमारी मदद करते हैं। एक है NTLDR, ये XP तक के लिए यूज होता था, मतलब विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज सर्वर 2003 यहां तक था।
एक है बूट एमजीआर, एक है बूट एमजीआर। ये मेरा विंडोज 7, विस्टा 10 और 8 इनके लिए यूज होता है। और तीसरा मेरा है ग्रब, जो कि लाइनक्स के लिए यूज होता है मोर ऑफन देन नॉट। तो इसके अंदर boot.ini फाइल है, एक्टिव पार्टीशन और उन सब के लिए। और इसको antidetect.com की हेल्प की जरूरत पड़ती है। antidetect.com की हेल्प के बिना ये काम नहीं कर सकता। जबकि जो बूट मैनेजर है, ये अब इसके अंदर जो बूट मेन्यू है वो बड़ा एक फाइल होती है, बीसीडी फाइल, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस। बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस है। क्योंकि ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, तो एक फाइल बन गई बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस, जिसमें मेरे मेन्यू रहते हैं और बहुत सारी चीजें, बाकी उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के अंदर रहती है। ये बूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहती है, बूट पार्टीशन में, बूट डायरेक्टरी में, इन एक्टिव पार्टीशन। ठीक है। जबकि इसमें grub.cfg फाइल में ये काम करता है। इसमें boot.ini है, इसमें bcd फाइल है और इसमें grub.cfg है मेन्यू के लिए। इसको antidetect.com की जरूरत पड़ती है। बूट मैनेजर इज सेल्फ सस्टेन्ड, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। grub is also a bootloader that can load additional modules from disk. इसको भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भी सेल्फ सफिशिएंट है। तो इन तीनों में कंपैरिजन हो गया। अच्छा, अब ना बायोस की जगह एक और आया है, UEFI, यूनिवर्सल एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। यूनिवर्सल एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो बीसीडी उसको सपोर्ट, मतलब बूट मैनेजर उसको सपोर्ट करता है और ये इसमें स्टोर रहता है एंड कैन नॉट बी ओपन एंड एडिटेड बाय हैंड। इसको हम बीसीडी फाइल को बाय हैंड ओपन नहीं कर सकते, या तो इसको कमांड लाइन टूल है bedit.exe, इसकी मदद से एडिट करेंगे, या फिर GUI टूल है EasyBCD, इसकी मदद से हम इसको एडिट करेंगे। तो दीज आर सम इंफॉर्मेशंस। तो यहीं पे हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हम UEFI का जिक्र करेंगे, UEFI और बायोस में क्या फर्क है, और फिर हम जाएंगे DNS पे और द कंप्लीट वर्क फ्लो, हाउ ए कंप्यूटर रन्स, राइट। 5-6 मिनट का ब्रेक लेंगे बस। डिस्कसिंग। तो ये हमने NTLDR, बूट मैनेजर और ग्रब का डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं विंडोज 10 की बूटिंग की और UEFI और उसका जिक्र करते हैं। विंडोज 10 की जो बूटिंग है, सबसे पहले बूट मैनेजर जो है वो आपका लोडर है। इसके अंदर MBR के अंदर बूट मैनेजर होगा स्टेज 1 का, और वहां से फिर हम पूरा डेटा, उसको पता होगा कि बाकी बूट मैनेजर मेरा कहाँ पे स्टोर्ड है, BCD मेरी कहाँ पे स्टोर्ड है। तो बाइनरी कॉन्फ़िगरेबल डेटाबेस जो है वो उठा लेगा फ्रॉम द एक्टिव पार्टीशन, और फिर इंफॉर्मेशन ये सारी गैदर करेगा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे इंस्टॉल हैं, और फिर बूट मेन्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अगर आपकी मशीन डुअल बूट है तो, डुअल बूट नहीं है तो फिर एक ही है, फिर कोई बात ही नहीं। अगर आपकी मशीन को आपने हाइबरनेट किया था तो बूट मैनेजर कॉल्स winresume.exe, आपने हाइबरनेट करके छोड़ दिया था। ठीक है, बूट मैनेजर को सिर्फ एक काम करना है, winresume.exe को करना है।
अगर ये हाइबरनेट नहीं थी तो winload.exe को एग्जीक्यूट करेगा। winload.exe सेलेक्ट विंडोज एक्सपी द कंट्रोल। अच्छा, अगर winload.exe WinXP भी सेलेक्ट कर सकती है या फिर आपका विंडोज 10 भी हो सकता है। अगर winload.exe ने विंडोज एक्सपी सेलेक्ट किया, मान लिया आप ये चाहते हैं कि विंडोज एक्सपी रन करना है, ड्यूल बूट है आपका, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा NTLDR को। अब NTLDR की सारी जिम्मेदारी जो पहले हमने प्रोसेस पढ़ा था वही होगा। अदरवाइज winload.exe मेमोरी को इनिशियलाइज करेगा, ड्राइवर्स को लोड करेगा, आर कॉल्ड बूट स्टार्ट ड्राइवर्स। जो ड्राइवर्स बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं बूट स्टार्ट ड्राइवर्स, जो कि एसेंशियल हैं, जिन ड्राइव्स के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, जैसे कि आपका डिस्क कंट्रोलर और पेरिफेरल बस ड्राइवर्स, इनके बिना नहीं काम चलने वाला आपका। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है NTOS kernel.exe को। यही आपकी विंडोज 10 है, असली कर्नल यही है। तो ये हायर लेवल ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करेगा जिनकी कि आपको बूट लेवल पे जरूरत नहीं थी। स्क्रीन को ग्राफिक्स मोड में स्विच करेगा और सेशन मैनेजर को एक्टिवेट करेगा smss.exe और विंडोज की जितने सब सिस्टम है उनको इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद विंडोज ओएस लोड्स विंडोज WinLogin सर्विस which always display the sign on the screen, और एक बार यूजर साइन इन कर लेता है तो फिर आपका बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है भाई। सर ये विंडोज हाइबरनेट क्या होता है? हाइबरनेट कर देते हैं ना आप सिस्टम को अपना, किया होगा ना हाइबरनेट कभी। भाई मैं शटडाउन नहीं करना चाहता, रात को भी हाइबरनेट करके छोड़ देता हूं उसको, तो वो सिस्टम सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, बैटरी पावर बिल्कुल लगभग 0 हो जाती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, लाइक स्लीप मोड? हाँ स्लीप मोड। अच्छा, ओके। उसका राइट वर्ड मीनिंग तो हाइबरनेट ही है, हाइबरनेट करते हैं हम सिस्टम। ओके। जस्ट वन, क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ ये वाला, इस पेज को देखना है। क्या बेनिफिट है UEFI के, क्यों इसको लाया गया, कौन लाया? एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये एक इंटेल ओन्ड स्पेसिफिकेशन है जो कि इंटेल ने रिलीज की थी 1.02 एंड 1.10। इसको अडॉप्ट करके UEFI कई सारी कंपनीज ने मिलके कहा कि भाई हम बायोस की जगह UEFI यूज करेंगे, यूनिवर्सल एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसको हमने बायोस को रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, तो UEFI boot files are stored, उसको हम EFI is a name level of the partition where UEFI boot files are stored somewhere comparable to MBR। तो जितना सारा काम पहले बायोस करता था वो सब UEFI करेगा, और ये कहाँ है, मेरा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है। बायोस का काम जो है ना सिर्फ शुरू वाला रह गया बहुत बेसिक मिनिमम वाला काम रह गया उसका, बस इसको एक्टिवेट करने में। बट मच मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउज मल्टीपल बूट लोडर्स टू कोएग्जिस्ट। इसमें MBR से भी ये ज्यादा पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है। इसमें मल्टीपल बूट लोडर्स एक साथ एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट UEFI सिस्टम हैव legacy support for BIOS functions। legacy support इसमें अवेलेबल है, ये नहीं कि BIOS का आपका काम अगर BIOS पे बेस पे आप कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, उस सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर देखें BIOS से MBR पे गए, MBR से बूट लोडर पे गए, बूट लोडर से कर्नल पे गए, ठीक है, कर्नल से OS पे गए। यहां से UEFI से सीधे हम EFI बूट लोडर पे चले गए और उसके बाद सीधे सीधे हम
कर्नल पे आ गए, तो बीच में जो बूट लोडर वाला पार्ट है, एक तरह से यूएफआई बायोस और बूट लोडर मिला के ये काम करती है। ठीक है, एमबीआर वाला रोल खत्म हो गया, मतलब ये पूरा काम दोनों का काम मिला के करती है, ये वाला काम। इतना वाला काम हमारा यहां से हो रहा है। ठीक है, अब क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम इसको लेके आए हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं। BIOS can boot up from drives having memory 2.1 terabyte or less. BIOS के साथ एक लिमिटेशन ये है कि 2.1 टेराबाइट से बड़ी अगर आपकी एचडीडी है तो BIOS उससे बूट करेगी नहीं। This is because MBR of legacy BIOS were 32-bit entries and limited due to 4 memory partitions. 4 मेमोरी पार्टीशन आप से ज्यादा आप कर नहीं सकते, और नंबर ऑफ सेक्टर्स भी आपके लिमिटेड हैं, जो सेक्टर साइज है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आती है। 2.1 टेराबाइट से बड़ी अगर आपकी हार्ड डिस्क है तो बायोस उससे बूट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। 2 टेराबाइट तक तो हम पहुंच ही गए, 4 टेराबाइट की भी हार्ड डिस्क अगर है तो फिर तो बायोस को हटाना ही हटाना था, उससे पहले प्रोएक्टिव होकर हटाना पड़ेगा। ठीक है, UEFI on the other side GUID पार्टीशन टेबल होती है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर पार्टीशन टेबल होती है MBR में, इसमें GUID पार्टीशन टेबल होती है। इसमें 64 बिट एंट्रीज हैं, कैन हैव इनफाइनाइट पार्टीशंस, कितने भी पार्टीशन आप रख सकते हो। विंडोज की जो लिमिट है वो 128 पार्टीशन की है हालांकि, और ये 9.4 जीटाबाइट तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करेगी। जीटा समझते हो ना, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, पेटा, एक्सा, फिर जीटा आता है ना, तो वर्चुअली अनलिमिटेड ही हो गया। UEFI इज फास्टर बिकॉज इट हैज मोर एड्रेसेबल स्पेस, ये फास्टर होती है, बूट फास्ट करती है। सिक्योरिटी है, इसमें हम सिक्योर्ड बूट की कैरेक्टरिस्टिक लगा सकते हैं। एक्चुअल में बायोस को अगर करेक्ट कर दे, वायरस कुछ बायोस पे भी काम करते हैं, तो उसको भी मेलवेयर टेम्पर कर सकते हैं बायोस को। हम इंश्योर कर सकते हैं कि बायोस मेरी यूएफआई को मेलवेयर टेम्पर ना करे और मेरा बूट प्रोसेस सिक्योरली चल सके। ठीक है, तो these are the advantages because of which this is preferred. Any doubt? Otherwise we move to the DNS. बूटिंग में मुझे इतना ही कहना था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम नया डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, इंपोर्ट। आ गया क्या डीएनएस में? ठीक, कंप्लीट फ्लो का चेक। हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. तो ये कंप्लीट फ्लो का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले हम डीएनएस समझ लें, क्योंकि डीएनएस का इसमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम डीएनएस समझ लेते हैं फिर हम कंप्लीट फ्लो की बात करेंगे। कल किसी ने बोला था कंप्लीट फ्लो के लिए, और ये पूछते हैं वो। तो डीएनएस इज बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम, और इसका पर्पस क्या? ये साइज इतना विजिबल है आपको पेज? सर थोड़ा जूम इन कर लो। थोड़ा जूम इन कर लूं, तो उसमें ना आगे पीछे करना पड़ता है, बस इसका नुकसान ये होता है मुझे, फिर ये इसकी मदद से ये, चलो कोई नहीं हो, तो विजिबिलिटी ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है। इसका पर्पस ये है कि भैया मुझे ये दिया हुआ है, मान लिया bpitindia.com, ये मेरा यूआरएल है, तो ये किसी वेब सर्वर पे होस्टेड होगा, उसका एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो
डोमेन नेम से आईपी एड्रेस, यूआरएल से आईपी एड्रेस, या उल्टा आईपी एड्रेस दिया हुआ है मुझे और मुझे डोमेन नेम पता करना है। दूसरा भी काम करते हैं, रिवर्स लुकअप बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं लुकअप और उसको बोलते हैं रिवर्स लुकअप। आईपी एड्रेस से डोमेन नेम, इसको बोलते हैं रिवर्स लुकअप, राइट। तो दिस इज ए हायरार्किकल, पहली चीज तो हायरार्किकल है। क्यों हायरार्किकल है, कैसे है, वो बताएंगे। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, कोई एक पॉइंट नहीं है, सिंगल, मतलब वो भी बताता हूं भी मैं। नेमिंग सिस्टम है फॉर कंप्यूटर्स, सर्विसेज और अदर रिसोर्सेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले नेटवर्क बना, इंटरनेट बना, अर्पानेट था, तो उन्होंने जो ये एड्रेस रिजोल्यूशन के लिए जो स्कीम थी, उसमें host.txt एक फाइल थी, ठीक है। ये SRI NIC इसको मेंटेन करता था और ये एक सिंगल मशीन पे थी, और किसी को भी एड्रेस चाहिए होता था वो पहले इस मशीन को कंसल्ट करता था, वो एड्रेस बता देता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भैया इस पे ट्रैफिक बहुत, जैसे जैसे नेटवर्क का साइज छोटा था तब तो ये मैनेजेबल हो गया था, है ना। और उसके बाद जब नेटवर्क का साइज बढ़ने लगा तो ट्रैफिक लोड बढ़ने लगा इस पे SRI NIC वाली मशीन के ऊपर, जहां ये मेंटेन हो रही है host.txt। फिर नेम कॉलिजन हो गए, नेम कॉलिजन का भी इशू है, फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इसका मुश्किल काम था। तो हम फिर DNS पे आए, और DNS क्या है, DNS एक लुकअप मैकेनिज्म है फॉर ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है bpitindia.com, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस मान लिया 197.78.36.8। तो ये मैपिंग मुझे करानी है, इस मैपिंग को कराने का जिम्मेदारी DNS की है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है, एक तो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लूजली कोहेरेंट है, कोहेरेंट, स्केलेबल है, आप कितना भी बढ़ा लो इसको, कितना भी बढ़ा लो, रिलायबल है। अगर ये नहीं है कि एक नेम सर्वर मेरा फेल हो गया तो पूरा का पूरा इंटरनेट फेल हो जाएगा। डायनेमिक है, इट कैन बी कंटिन्यूअसली चेंज। एंड बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स, एक इसके अंदर नेम स्पेस होता है, एक सर्वर्स हैं और रिजॉल्वर्स हैं। इनकी हेल्प से हम इसको मेंटेन करते हैं। इसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, ट्रैफिक वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू हैव गुड परफॉर्मेंस फॉर DNS। प्रोग्रामिंग को अगर प्रोग्रामर्स का व्यू अगर देखना हो तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। उस स्ट्रक्चर में होस्ट नेम है, होस्ट के एलियासेस हैं, होस्ट का एड्रेस टाइप है, लेंथ ऑफ एड्रेस है और एड्रेस लिस्ट है, एरे ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और 2 फंक्शन है, गेट होस्ट बाय नेम एंड गेट होस्ट बाय एड्रेस। मुझे नेम पता है, मुझे इस स्ट्रक्चर को ढूंढना है, मुझे एड्रेस से मिल जाएगा, या मुझे एड्रेस पता है तो मुझे इस गेट होस्ट बाय नेम में जो की है, सर्चिंग की है, वो होस्ट नेम है, DNS का होस्ट नेम, जैसे कि bpitindia.com है। एंड जब मैं कहता हूं गेट होस्ट बाय एड्रेस, उस केस में की मेरी ये है 197.78.36.8, राइट। तो दोनों मेरे पास फंक्शन कॉल्स अवेलेबल है, तो दोनों, एक मेरी लुकअप में काम आती है, एक मेरी रिवर्स लुकअप में काम आती है। ये मैसेज का फॉर्मेट है, ये मेरा मैसेज का फॉर्मेट है। इसमें 12 बाइट का ये हेडर है, आइडेंटिफिकेशन, कितने क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ ऑथोरिटी रिक्वेस्ट कितनी है, फ्लैग्स, नंबर ऑफ आंसर्स एंड नंबर ऑफ एडिशनल
रिसोर्स रिक्वेस्ट, RR मतलब रिसोर्स रिक्वेस्ट। और उसके बाद जो मेरे एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, ऑथोरिटी वेरिएंट के कौन कौन से हैं रिकॉर्ड्स के, एडिशनल इंफॉर्मेशन वो मेरी यहाँ पे स्टोर होती है। नो नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ वेरी मच, बट पता होना चाहिए कि भाई इस तरह का एक डीएनएस मैसेज होता है, उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। इसमें जो फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग मेरा ये बताता है कि भैया जो रिकॉर्ड है, डीएनएस मैसेज है, ये क्वेरी है या रेस्पॉन्स है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो क्वेरी करेगा डीएनएस सर्वर को और डीएनएस सर्वर रेस्पॉन्स देगा, राइट। वन बिट है टू मार्क ऑथोरिटेटिव और नॉट। एक्चुअली कुछ डीएनएस सर्वर्स ऑथोरिटेटिव हैं जो बिल्कुल पक्का बताएंगे कि भैया ये मेरे पास ही इसका रिकॉर्ड है और आपका इस यूआरएल का करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ये है, मैं ही इसका रखवाला हूं, मैं ही कस्टोडियन हूं। दूसरा क्या बता सकता है, नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर्स वो होते हैं जिनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया bpitindia.com जो है उसका एड्रेस शायद 172.36.76.8 है। ये इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहीं कैशे में पड़ी है या कहीं और से आ गई, बट इनके पास ये these are not authoritative to store this information, तो ये ऑथोरिटेटिव नहीं होगा। तो एक बिट मुझे पता लगेगा कि जो मेरी रेस्पॉन्स आई है वो ऑथोरिटेटिव है या नहीं। फिर इसमें दो तरह के होते हैं, एक रिकर्सिव रिजोल्यूशन और एक दूसरा रिजोल्यूशन होता है, उसका मैं बताऊंगा। तो ये रिक्वेस्ट रिकर्सिव रिजोल्यूशन अगर मुझे करना है तो इस फ्लैग को मुझे सेट करना पड़ेगा। ये वन बिट बताती है कि रिकर्सिव रिजोल्यूशन का सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। These are the flags. Then जो रिकॉर्ड्स हैं, रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं, वो किस तरह से होते हैं वो मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। उसमें बेसिकली 5 चीजें होती हैं, एक क्लास, एक नेम, एक वैल्यू, एक टाइप और एक TTL। ये 5 चीजें हैं, ठीक है। ये मैं दूसरे पेज पे एक है डिटेल, मैं आपको वहां दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक रिसोर्स रिकॉर्ड है, ठीक है। ये मेरा नेम हो गया www.ripe.net, इसका मुझे, अच्छा ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि www.ripe.net जो है उसका जो आईपी एड्रेस है वो 10.10.10.2 है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्लास है। क्लास बेसिकली सॉरी, क्लास 5 तरह की क्लास हो सकती है। 0 इज रिजर्व, 1 इज इंटरनेट, यहाँ पे IN है तो इसका मतलब ये इंटरनेट है। 2 इज अनअसाइन्ड, 3 इज कायोस, तो ये CH क्लास होगी तो कायोस होगा, और HE क्लास होगी तो ये एसॉइड होगा। जनरली ये IN रहती है क्लास, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे ही हम ज्यादा सर्च मारते हैं तो ये IN है। उसके बाद है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप कई तरह के होते हैं, वो नीचे मैं दिखा रहा हूं आपको। एक है ए रिकॉर्ड जो आईपी एड्रेस ऑफ द डोमेन स्टोर करके चलता है। एक है सी नेम, फॉरवर्ड्स वन डोमेन और सब डोमेन टू अनदर डोमेन, ये फॉरवर्डिंग के लिए काम में आता है। MX ये मेल सर्वर के लिए यूज होता है। TXT एडमिन स्टोर्स टेक्स्ट नोट्स इन रिकॉर्ड, इसमें टेक्स्ट नोट स्टोर करने के लिए, ये कोई मैपिंग के लिए नहीं है, एडमिन अपना रिकॉर्ड करके रख सकता है। NS स्टोर्स नेम सर्वर फॉर DNS क्वेरी, आपने देखा होगा नेम सर्वर का भी कंसेप्ट है, तो नेम सर्वर फॉर DNS क्वेरी ये स्टोर करके चलता है ताकि उससे हम आगे बढ़ सकें। SOA स्टोर्स एडमिन इन्फो अबाउट डोमेन,
तो ये स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी टाइप है इसका मैसेज का, इसमें कि एडमिन इंफॉर्मेशन, डोमेन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर रहती है। एक जो मैंने बताया TTL इज बेसिकली टाइम टू लिव। एक्चुअल में क्या है कि कैशे में मेंटेन करके चलता है डीएनएस अपनी इंफॉर्मेशन, तो कितनी देर तक कैशे में इंफॉर्मेशन मेरी रहेगी, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस टाइम टू लिव। 3600 है तो सेकंड्स हो गया, इसका मतलब 1 आवर तक मेरी इंफॉर्मेशन ये कैशे में रहेगी। 1 आवर के बाद ये इंफॉर्मेशन कैशे से खत्म हो जाएगी। एनी डाउट अबाउट दिस रिकॉर्ड फॉर्मेट? हेलो हाँ जी। सर, ये टाइप समझ नहीं आया कि टाइप क्या होता है। टाइप हाँ टाइप बेसिकली रिकॉर्ड का टाइप है। एक्चुअल में अगर ये ए है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा काम है कि भैया ये डोमेन नेम है, उसका आईपी एड्रेस बताओ। उस केस में मुझे यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मेल सर्वर की बात कर रहा हूं, मुझे बाकी किसी आईपी एड्रेस से मतलब नहीं है, मुझे मेल सर्वर पे जाना है, तो मेल सर्वर के केस में मुझे एमएक्स रखना पड़ेगा। जनरली ये रिकॉर्ड टाइप ए ही रहेगा नॉर्मल डीएनएस क्वेरी में, चाहे लुकअप हो या रिवर्स लुकअप हो। बाकी सारी ये एडमिन के लिए है, एडमिन अपने लिए कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है, ये है एनएस। जबकि नेम सर्वर डीएनएस क्वेरी के लिए ये आगे आपके समझ में आएगा जब हम एनएस की बात करेंगे, तो ये बीच में होता है। एक तरह से मान लिया मेरी ये है cs.cms.edu, तो cms.edu का एक आईपी एड्रेस होगा, इसका अपना एक, यहाँ पे पहले हम इसको लोकेट करेंगे और यहां से फिर इसके पास जाएंगे, तो यहाँ पे ये एनएस वाला काम में आता है। मैं बताऊंगा, जब आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा तब समझ में आएगा। सर ये एक पूरा एक मैसेज रिकॉर्ड है ना जो जाता है, ये मतलब रिक्वेस्ट जाती है। जाता नहीं है, ये तो डीएनएस सर्वर अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन इस तरह से। तो सर ये कैशे मेमोरी जो यूज होती है, ये मतलब वो अपने सर्वर पे रखता है या जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके पे? ये इंफॉर्मेशन ना कई जगह पे स्टोर होती है, हर जगह होगी, उसका भी जिक्र करेंगे जब मैं कंप्लीट फ्लो बताऊंगा। 4 तरह की कैश होती है, 4 जगह मैसेज कैश होता है, ठीक है। उन चारों में नहीं मिलता तब फिर हम डीएनएस क्वेरी कर लगाते हैं, नहीं तो डीएनएस क्वेरी लगाने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। ओके सॉरी, तो हम यहाँ पे थे, है ना। अब ये देखो, ये डीएनएस की जो स्ट्रक्चर है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वो इस तरह से होती है। एक टॉप लेवल डोमेन होती है, इसको हम बोलते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। इसमें 2 तरह की होती है, जीटीएलडी और कंट्री स्पेसिफिक। ये है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, जैसे .com, .org, ठीक है, और .net और सॉरी ये क्या हो गया, .org, .com, .net और बहुत सारी। दूसरी फिर आपकी कंट्री स्पेसिफिक हैं, जैसे .in, .jp जापान के लिए है ना, .uk ये कंट्री स्पेसिफिक है। तो 2 तरह की टॉप लेवल डोमेन होती हैं। उसके बाद फिर आपकी सब डोमेन्स आ जाती हैं, जैसे .com के अंदर आपकी आ सकती है abc.com, ठीक है। इसके अंदर भी फिर एक नीचे जा सकते हैं हम def.abc.com, है ना। तो इस तरह से ये ट्री आपका बनता चला जाता है, जहां पे आप रुक जाएंगे वो आपका एक सिंगल नोड बन जाएगा। और ये जैसे .com है जितनी, या इनके अंदर मान लीजिए मल्टीपल हायरार्की चल रही है, ये
ये पूरे में अपने आप में एक जोन कहलाता है। जोन इज ए कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ नेम स्पेस, जो कि पूरा एक सब ट्री, पूरा ट्री बन गया ना आपका, रूट पे इसकी रूट है, ये पूरा ट्री बन गया, कंप्लीट ट्री। इसके अंदर मान लिया हमने ये सब ट्री ले लिया edu वाला, तो इसके अंदर जितनी भी डोमेन्स ये आएंगी वो सब आपका एक जोन बन जाएगा। इज इट क्लियर? टॉप लेवल डोमेन, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एंड सब ट्री जोन्स। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्राइमरी नेम सर्वर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रिलायबल है, तो इसमें रिडंडेंट नेम सर्वर, सेकेंडरी नेम, प्राइमरी या मास्टर बोलते हैं इनको। फिर मेरे सेकेंडरी या रिडंडेंट, जो प्राइमरी नेम सर्वर हैं, ये इनको हम मैनुअली अपडेट करते हैं। कोई भी एंट्री आई, नई डोमेन जब हम डाल रहे हैं, मैनुअली अपडेटेड। मान लिया .in में मैंने कोई मांगा abc.in, तो मुझे मैं कहीं से डोमेन खरीदूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड मेरा .in में जो प्राइमरी सर्वर .in के लिए होगा उसमें मैनुअली अपडेट होगा, राइट। बाकी सेकेंडरी सर्वर में पूरा का पूरा जोन का बल्क अपडेट होता है, इसके अंदर। ये कह देंगे भैया ये एक प्राइमरी सर्वर है .in डोमेन का, इसमें तो आपका अपडेट होता है मैनुअली। मान लिया हमने एक सेकेंडरी सर्वर रखा हुआ है .in का, तो इसकी कॉपी यहाँ से उठा के सारा डेटा बल्क में यहाँ डाल देंगे, राइट। तो इसका पर्पस ये है, मान लिया किसी टाइम पे प्राइमरी सर्वर डाउन है तो कम से कम सेकेंडरी सर्वर से तो डेटा उठा सकें, उससे मेरी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, डीएनएस के रूट सर्वर्स होते हैं, रूट नेम सर्वर्स। और कितने हैं, किसी को पता है कितने रूट नेम सर्वर हैं वर्ल्ड में? 13। और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, ठीक है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका ने अपने यहाँ ज्यादा रखे हुए हैं। एक चाइना में है, एक इंडिया में है, यूरोप में है 2-3, 4-5 अमेरिका में है, अफ्रीका में एक है। तो इस तरह से करके अफ्रीका में पता नहीं है कि नहीं है, बट टोटल 13 नेम सर्वर्स हैं वर्ल्ड वाइड, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट जोन। तो रूट जोन तो भैया हाथी के पांव में तो सबका पांव है, तो ये तो सभी कुछ, इसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होगी, है ना। तो लोकल नेम सर्वर्स कॉन्टैक्ट रूट सर्वर्स व्हेन दे कैन नॉट रिजॉल्व नेम। जब उनको कोई नेम नहीं मिला लोकल नेम सर्वर्स को, तो अल्टीमेटली रूट के पास जाएंगे, भैया हमारी जान बचाओ, हमें नहीं मिल रहा अपडेट, कहां से ढूंढे आप बताओ। तो फिर वो बताएगा। ईच होस्ट हैज ए रिजॉल्वर। हर होस्ट के पास एक रिजॉल्वर होता है, जिसको कि हम /etc/resolve.conf लाइनक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोर रहता है, इसको हम बोलते हैं रिजॉल्वर। इसकी जिम्मेदारी यह है कि भैया कोई एप्लीकेशन अगर कोई यूआरएल चाह रही है तो उसका नेम रिजॉल्व करके दो, इसका आईपी एड्रेस दो, ताकि इनका कनेक्शन बनाया जा सके एप्लीकेशन का इसके साथ। तो इसको हम बोलते हैं रिजॉल्वर। क्लाइंट में एप्लीकेशन है, यहाँ पे उसने लोकल डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट किया। लोकल डीएनएस सर्वर ने, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कैशिंग नहीं है, तो ये क्लाइंट ने मान लिया क्या, www.cs.cmu.edu। तो क्लाइंट ने रूट को कन्वर्ट किया, रूट एंड edu डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट किया, क्योंकि यहां से इसको बताया कि भैया
cms.edu का जो नेम सर्वर है वो ये है, ns1.cms.edu। इसका नेम सर्वर डोकर डीएनएस सर्वर के पास आ गया। जब ये इंफॉर्मेशन इसके पास आई, इसने इसको कांटेक्ट किया, इसके नेम सर्वर को, और फिर इसको कहा भैया मुझे तो ये चाहिए cs.cmu.edu। तो इसने फिर इसका बताया कि भैया तुम्हारा नेम सर्वर यहाँ पे है, ns1.cs.cmu.edu। उसके बाद इन दोनों का कनेक्शन आपस में बन गया एंड देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ पेजेस व्हाटएवर वर रिक्वेस्टेड। सर हाँ सर हमारे पास डीएनएस का आईपी एड्रेस होगा, डीएनएस सर्वर का? नहीं, डीएनएस का आईपी एड्रेस नहीं होगा ना, रूट सर्वर तो पता ही है ना कहाँ लोकेशन पे है सबको। नहीं सर, जैसे अब अभी वो कंप्लीट फ्लो, अभी आप कंप्लीट फ्लो जब आएगा ना उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर। अभी हम कंप्लीट फ्लो का जिक्र करेंगे तब सारी चीजें आएंगी, टोटलिटी में देखेंगे। अभी तो हम पार्ट में देख रहे हैं। ओके। दो तरह की क्वेरी होती है, एक रिकर्सिव क्वेरी और एक आइटरेटिव क्वेरी। रिकर्सिव क्वेरी में यह है कि भैया इस क्लाइंट ने मान लिया इस डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट किया। अगर इस डीएनएस सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये फिर आगे बढ़ेगा अगली हायरार्की लेवल में, डीएनएस सर्वर 1 डीएनएस सर्वर 2 पे जाएगा। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, वापस चली जाएगी। इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ेगा, और करते करते अगर इसे रूट तक भी जाना पड़ा तो ये रूट तक जाएगा, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इंफॉर्मेशन वापस मिलेगी या फिर आ जाएगा नॉट फाउंड, आंसर नॉट फाउंड। अगर गलत डोमेन मैंने डाल दी जिसके करस्पॉन्डिंग कोई आईपी एड्रेस है नहीं तो नॉट फाउंड वाला देगा, या फिर रिटर्न करेगा फाइनल आंसर। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी है आइटरेटिव क्वेरी। आइटरेटिव क्वेरी में क्लाइंट ने जब डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट किया, अगर इसके पास डेटा है तो ये इंफॉर्मेशन बता देगा, नहीं तो ये कह देगा भैया मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप डीएनएस 2 से पूछ लो, इसके पास हो सकता है, मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब वो दूसरी क्लाइंट ये फिर दूसरा क्वेरी करेगा, अब डीएनएस 2 के लिए क्वेरी करेगा क्वेरी। अब डीएनएस 2 के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो ये इंफॉर्मेशन दे देगा, नहीं तो कह देगा भाई मेरे पास नहीं है, आप डीएनएस 3 से पूछ लो। एंड इन दिस वे दिस कंटिन्यूज टिल द क्लाइंट गेट्स द आंसर। या फिर रिकर्सिव पे शिफ्ट होना चाहेगा तो रिकर्सिव पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो लोकल सर्वर्स मेरे रिकर्सिव रहते हैं, और जो रूट सर्वर हैं या डिस्टेंट सर्वर्स हैं वो मेरे आइटरेटिव रहते हैं। अब हम कैशिंग की बात कर लेते हैं। डीएनएस कैशिंग, डीएनएस रेस्पॉन्सेज आर कैश्ड। बिल्कुल, जो रेस्पॉन्स आ रही है, मान लिया मैंने यहां से क्लाइंट ने क्वेरी भेजी, ठीक है, डीएनएस सर्वर पे, यहां पे रेस्पॉन्स आई, ये रेस्पॉन्स क्लाइंट अपनी कैशे में स्टोर कर लेगा। दूसरी बार जब इसको यही सेम क्वेरी की जरूरत पड़े, जब ये क्वेरी करेगा तो पहले चेक कर लेगा मेरी कैशे में तो नहीं है, और कैशे में है तो वहीं से डेटा ले लेगा, फिर क्वेरी जनरेट ही नहीं करेगा। और दूसरी चीज, जो इंटरमीडिएट पाथ्स हैं जितने भी, उन पे भी मान लिया ये क्लाइंट की क्वेरी चली, यहां से यहां आई, यहाँ पे कोई स्टेप है, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, और यहां से रिटर्न हुई, यहां से फिर यहां रिटर्न हुई, और यहां से यहां रिटर्न हुई। तो कैशिंग यहां पे भी होगी, कैशिंग यहां पे भी होगी, और कैशिंग यहां पे भी होगी। हर स्टेज पे हम कैशिंग करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क है भाई, बहुत दूर दूर सर्वर्स हैं, टाइम लग जाता है, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जाए। थोड़ी सी मेमोरी खर्च करके अगर हम टाइम बचा सकें। और फिर दूसरी चीज ये है कि इट इज हाईली लाइकली कि अगर मैं आज bpitindia.com साइट खोल के देख रहा हूं तो एक आध दिन में, या मतलब कुछ समय में, कुछ घंटे में, मैं दोबारा भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये रहता है, टेंडेंसी है हमारी। एक ही तरह की फ्लिपकार्ट, किसी को पसंद है तो वो फ्लिपकार्ट बार बार खोल के देखेगा ही, तो इसलिए हम कैशिंग करके चलते हैं।
ठीक है, लेकिन कैश की एक लिमिट है, तो उसको मुझे पीरियडिकली कैश को फ्लश करना पड़ेगा। अनलिमिटेड कैश तो है नहीं कि जितना भी, तो और बहुत पुराना डेटा रख के कोई फायदा नहीं, जिसको मैं 4 दिन से यूज नहीं किया तो उसका डेटा क्यों कैश में रखूं। तो उसके लिए हम TTL टाइम टू लिव इंफॉर्मेशन करके रखते हैं। अच्छा, और ये नेगेटिव क्वेरीज को भी कैश करता है। डोंट हैव टू रिपीट मिस्टेक्स। मान लिया मैंने bxit.com प्रिंट किया, टाइप किया, और मुझे इसका आंसर मिला नॉट फाउंड, राइट। तो ये मेरा क्लाइंट इसको भी स्टोर करके रखेगा, क्योंकि से सिमिलर स्पेलिंग मिस्टेक बार बार होती है हमारे से, तो उसको बचाने के लिए ये नेगेटिव क्वेरी को भी कैश करके चलता है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, रिलायबिलिटी जो DNS की आती है वो 2-3 चीज वजह से आती है। एक तो DNS सर्वर्स आर रेप्लिकेटेड, एक इंफॉर्मेशन कई जगह रहती है, लोड बैलेंस कर सकते हैं रिप्लिकास पे, और हम UDP यूज करते हैं क्वेरीज के लिए, और सेम आइडेंटिफायर फॉर ऑल क्वेरीज हम यूज करते हैं। तो इस वजह से हमारा रिलायबल बन जाता है। और रिवर्स लुकअप मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमारा DNS का कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल से अब हमें कंप्लीट फ्लो पे जाना चाहिए। कंप्लीट फ्लो, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं इनवेरिएबली कि आपने Amazon.com, यही कहते हैं वो, अपनी अपनी वेबसाइट का नाम लेते हैं कि आपने भैया Amazon.com अपने ब्राउजर में टाइप किया, एंटर किया, और आपकी स्क्रीन पे सारी साइट आ गई। इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो आपका ब्राउजर है, कोई भी है, मान लिया गूगल क्रोम भी हो सकता है, मोजिला भी हो सकता है, कोई भी ब्राउजर है। तो आपने क्या किया, उसमें Amazon.com टाइप किया। सबसे पहले क्या करेगा, ये ब्राउजर कैश चेक करेगा। ब्राउजर अपनी कैशे मेंटेन करता है। 4 लेवल के जो कैशे हैं वो मैं बता दूं, ब्राउजर कैशे, फिर OS कैशे, राउटर कैशे, ISP कैशे। आप ये देखो, ये सिस्टम है आपका, यहाँ पे ये सिस्टम है ना आपका, ये यहाँ पे देखो आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ना राउटर से कनेक्ट होगा, कहीं ये पूरा LAN कनेक्टेड होगा आपस में, और अल्टीमेटली ये यहाँ पे एक राउटर होगा, ये जो कि आपका ISP जो है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको प्रोवाइड करता है। पहले आप इसकी थोड़ी सी आर्किटेक्चर देख लो। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक राउटर लगा हुआ है, जो कि ये आपका LAN है। एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ये सारे सिस्टम LAN से कनेक्टेड है ना। फिर यहाँ पे एक सर्वर होगा जो आपका लोकल सर्वर है, ठीक है। ये इस राउटर से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक आपका ISP बैठा हुआ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके बीच में या तो ऑप्टिकल फाइबर या आपका वायरलेस के थ्रू, या आपकी लीज लाइन, ऑप्टिकल, लीज कॉपर लाइन या वायरलेस, जिसकी हेल्प से आपका ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ISP बाकी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका पूरा जो इंटरनेट है, बाकी पूरा आपका इंटरनेट है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर। अब आपने इस मशीन पे एक गूगल क्रोम चल रहा था, उसमें आपने टाइप किया Amazon.com, राइट। जब आपने
एंटर मारा तो सबसे पहले ब्राउजर जो है, जो भी ब्राउजर है आपका, वो अपनी कैशे चेक करेगा, भैया इसका amazon.com का आईपी एड्रेस मेरे पास है क्या। हो सकता है मैंने थोड़ी देर पहले क्वेरी की हो, किसी दूसरे यूजर ने की हो, इसी ने की हो, क्या मेरे पास इस मशीन के ऊपर, इसी मशीन पे है क्योंकि ब्राउजर तो आपका यहाँ पे इसी मशीन से क्या amazon.com के नाम से कोई क्वेरी जनरेट हुई थी थोड़ी देर पहले। अगर हुई थी तो वहीं से आईपी एड्रेस ले लो और सीधा कनेक्ट करो। अगर यहाँ नहीं है तो ब्राउजर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कैशे मेंटेन करता है। मान लिया यहाँ पे मेरे विंडोज पे मैं चल रहा हूँ, तो ये भी एक कैशे मेंटेन करके चलता है। हम ओएस कैशे चेक करते हैं। उसके बाद ये राउटर अपने आप में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। सिस्को के राउटर आपने सुने होंगे, और भी कई कंपनीज हैं, बट दीज आर वेरी पावरफुल राउटर्स। बाकी जो आपके डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं, हब्स हैं, उनके अंदर इतनी प्रोसेसिंग पावर और इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि वो लोअर लेवल पे काम करते हैं। ये हायर लेवल पे काम करता है और इसके अंदर बहुत प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी है, मेमोरी भी है, रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, सारी चीजें रहती हैं। तो अब ये अपनी चेक करेगा कैशे, राउटर कैशे। अगर राउटर में ही है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से आईपी एड्रेस आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मान लिया आपका एयरटेल है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या जैसे बीपीआईटी का रियलटेल है, ये आपका वोडाफोन है, तो उनका सर्वर लगा होगा। तो जब उनका सर्वर लगा होगा तो वो भी मेंटेन करके चलते हैं कि भैया इस बंदे ने जो मतलब वो एक अपनी कैशे मेंटेन करके चलते हैं। और कैशे का साइज बड़ा होता चला जाता है। इस मशीन पे मान लिया मैं 10 ही वो स्टोर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, ये 100 करेगा, ये हो सकता है 1000 करे। तो इस तरह से मेरी स्केलिंग बढ़ती चली जाती है।